तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। कक्षा 11वीं इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हमें आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को लेकर इतिहास बनता है। और जैसा हम जानते हैं, इतिहास प्राचीन काल, पुराने समय की बातों का विवरण है, विवेचन है और उसका अध्ययन है। जैसा कि शीर्षक पर आप ध्यान दें, तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। पहली बात तो इसको देखें कि तीन महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की बात हो रही है, यानी तीन महाद्वीप हमारी चर्चा के तहत जुड़े हुए हैं। दूसरा, में फैला साम्राज्य। तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य हम नहीं कह रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, फैले साम्राज्य और फैला साम्राज्य में। इस मूलभूत अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के बारे में इस अध्याय में पढ़ाया जा रहा है, तो हमें गलत फहमी इस बात की होगी कि हम सोचेंगे कि इन महाद्वीपों में जो साम्राज्य थे, कई साम्राज्य, एक से ज़्यादा साम्राज्य, उनके बारे में इस अध्याय में है। फैले साम्राज्य, बहुवचन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस अध्याय में हम मात्र एक साम्राज्य की बात पढ़ रहे हैं, और वह भी ऐसा साम्राज्य जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है। तीन महाद्वीपों में कौन कौन से हैं, कैसे फैला है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पर आपको पहले समझ लेना है, हम एक ही साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसा साम्राज्य जिसका क्षेत्र, जिसका दायरा तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो ये समझने के बाद कि हम एक ही साम्राज्य की बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि वे तीन महाद्वीप कौन से हैं, किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, आदि आदि। और इससे पहले हम ये जानें साम्राज्य क्या है, साम्राज्य क्यों होता है। कोई राजा राज्य बनाता है, साम्राज्य बनाता है। एम्पायर, साम्राज्य यानी एम्पायर, किंगडम नहीं। किंगडम नहीं, तो किंगडम मतलब एक छोटा राज्य जिसका मुखिया राजा होता है। और साम्राज्य मतलब एक बहुत विस्तृत, विशालकाय रूप में जो एक किंगडम होगा, बहुत विशालकाय राज्य, उसे हम कहते हैं साम्राज्य। और साम्राज्य का जो मुखिया होता है, जिसे हम सम्राट कहते हैं, सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, महाराजाधिराज, ये सब जो उपाधियां हैं, पदवियां हैं, ये राजा के लिए ही हैं। लेकिन इन पदवियों से, इन उपाधियों से पता लगता है कि वह राजा या सम्राट या चक्रवर्ती कितने बड़े क्षेत्र का राजा था। हैं तो राजा ही सभी, लेकिन अलग अलग नामों से ये स्पष्ट होता है कि उनका साम्राज्य कितना, उनका राज्य कितना बड़ा रहा होगा। तो हम जिस राज्य की, जिस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, वह तीन महाद्वीपों में फैला हुआ। नक्शे में आप देखें, विश्व का नक्शा आपके सामने है। इस विश्व के नक्शे में जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में हमारा जो दायरा है वो 3 महाद्वीपों तक है। और वे 3 महाद्वीप कौन से हैं? एक तो यूरोप, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। मैं पुनः दोहरा दूं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। इन 3 महाद्वीपों में किसी एक राजा ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, अपना साम्राज्य स्थापित किया था।
किसी एक वंश का शासन रहा, तो हम इन 3 महाद्वीपों में जो एक साम्राज्य था उसकी बात कर रहे हैं, और वह साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। अमेरिका, आपको बस एक अंदाज होना चाहिए, एक बड़ा स्पष्ट पिक्चर होना चाहिए कि जिस काल की हम बात करेंगे, अमेरिका उस काल में अस्तित्व में नहीं है। और अस्तित्व का अर्थ ये नहीं कि भौगोलिक दृष्टि से अस्तित्व में नहीं है। अमेरिका भूगोल में है, अमेरिका था, लेकिन उसकी खोज उस समय नहीं हुई थी। जिस काल की रोमन सभ्यता की हम बात करेंगे, जिस काल की रोमन साम्राज्य की हम बात करेंगे, उस समय अमेरिका जो आज एक महाशक्ति है, उस समय अमेरिका की जानकारी ही लोगों को नहीं थी। अमेरिका की जानकारी तो 15वीं शताब्दी में मिली। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, उसके बाद हमने जाना अमेरिका जैसा एक देश, अमेरिका जैसा एक महाद्वीप। उसके पहले हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो तो एक चांस खोज थी, यकायक एक जो खोज हुई उसका परिणाम था कि अमेरिका लोगों के जेहन में आया, लोगों के ध्यान में आया, और फिर उसके बाद अमेरिका धीरे धीरे विकसित होते हुए आज महाशक्ति बना। लेकिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में रोम, यूरोप, ये विश्व के सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, हम कहते हैं इन्हें क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे कई सभ्यताओं ने जन्म लिया जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और उन सभ्यताओं में, उन साम्राज्यों में एक साम्राज्य रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की सीमा को आप देखें, यदि नक्शे में आप देखते हैं रोमन साम्राज्य को, तो जो बीच का जो नीला नीला क्षेत्र दिख रहा है, भूगोल में नीला क्षेत्र सामान्यतया जल, पानी से दिखाया जाता है, तो वो सागर हैं। जैसे मेडिटेरेनियन सी, वो बीच में है, और उसके चारों ओर आप देखेंगे जो क्षेत्र दिख रहा है एक रंग में, वह है रोमन साम्राज्य। आप देख लीजिए कि कैसे वो यूरोप में, पूर्व की तरफ यूरोप में है, पश्चिम की तरफ यूरोप में है, पूर्व की तरफ कैसे वो एशिया में है उसका दायरा, और दक्षिण की ओर जाएं तो अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को छूता हुआ है, उत्तरी अफ्रीका का। तो उत्तरी अफ्रीका का लंबा क्षेत्र, यूरोप का हिस्सा जिसे हम पश्चिमी यूरोप कहते हैं, पश्चिमी यूरोप, जिसमें फ्रांस, इटली आदि आते हैं, ये इंग्लैंड, ये पश्चिमी यूरोप के हिस्से हैं, जर्मनी ये पश्चिमी यूरोप के हिस्से हैं। और एशिया, एशिया का वह हिस्सा जहाँ जो मेडिटेरेनियन सी के बाद है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे इराक, ईरान आदि क्षेत्र हैं, और उसके आगे दूसरे एम्पायर्स हैं, दूसरी सभ्यताएं हैं, दूसरे साम्राज्य हैं। तो मेडिटेरेनियन सी समुद्र के चारों ओर स्थित, चारों ओर मेडिटेरेनियन सी को घेरता हुआ जो साम्राज्य बना, वह रोमन साम्राज्य था। दूसरी बात, मैं नक्शे की बात यहाँ प्रारंभ में इसलिए कर रहा हूँ, या नक्शे से आपको वाकिफ इसलिए करा रहा हूँ कि जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमें पहले अच्छी तरह उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और विस्तार से हम जब भौगोलिक स्थिति की बात होगी तब हम करेंगे, पर इतना जान लें कि यह भारत के पश्चिमी में है, पश्चिमी यूरोप के निकट है, और मेडिटेरेनियन समुद्र को घेरता हुआ, मेडिटेरेनियन समुद्र को सी को घेरता हुआ ये एम्पायर है, ये साम्राज्य है, और इसे कहते हैं रोमन साम्राज्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोमन साम्राज्य का ताल्लुक रोम से रहा होगा, और रोम इटली की राजधानी थी और राजधानी है। यूरोपीय संस्कृति की यदि हम बात करें तो रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता,
रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनानी सभ्यता जो है वह रोमन सभ्यता के पूर्व में कॉन्स्टेंटाइन जहाँ पर है, कॉन्स्टेंटिनोपल जहाँ पर है, एशिया माइनर आदि का जो क्षेत्र है वह कहलाता है यूनानी सभ्यता का सीमा क्षेत्र। यूनानी सभ्यता जब गिरी तो उसके बाद रोमन सभ्यता आई, और रोमन सभ्यता के उदय के साथ ही साथ वर्तमान यूरोप की जो सभ्यता है उसका उद्भव शुरू हुआ। यानी वर्तमान यूरोप का जो कल्चर है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी शुरुआत हम एक तरीके से इस रोमन सभ्यता से हम कर सकते हैं, और इसीलिए रोमन सभ्यता हमारे अध्ययन के लिए बहुत अहम है। ये जानने के लिए कि आज का यूरोप जो इतना संपन्न है, जो इतना विकसित है, उन्नत है, उसका प्रारंभ कैसे और कहाँ से हुआ होगा। यूनानी सभ्यता के गिरने के बाद, यूनानी सभ्यता के पतन के बाद रोमन सभ्यता आई, और रोमन सभ्यता का जो उदय है वह विश्व इतिहास के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। जैसा मैंने बताया, इसका विस्तार 3 महाद्वीपों में था, और इसी वजह से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इसे कहा गया है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जैसा नक्शे में आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी के दक्षिण में पश्चिम एशिया है, और ईरानी साम्राज्य इसके बाद, उसके बाजू में उदय हुआ। ईरानी साम्राज्य इसके बाद आया, जो हमारे इस अध्ययन के दायरे से बाहर है। तो हमें ईरानी सभ्यता या यूनानी सभ्यता ये नहीं पढ़ना है इस अध्याय में, रोमन सभ्यता को अध्ययन करना। जैसे ईरानी सभ्यता या यूनानी सभ्यता जिसे हम बोलें, वो 3 महाद्वीपों में थी, ऐसे ही रोमन सभ्यता भी थी। तो इस मामले में दोनों एक हैं कि दोनों की सभ्यता, दोनों का साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, लेकिन पहले यूनानी सभ्यता आई, उसके पतन के बाद, उसके गिरावट के बाद, उसके ह्रास होने के बाद रोमन सभ्यता आई। जैसा मैंने बताया कि यूरोप की जो वर्तमान सभ्यता है, वर्तमान संस्कृति है, वर्तमान उसका जो राजनीति व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इसकी शुरुआत हम इस काल से देख सकते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रोमन सभ्यता का काल। यूनानी संस्कृति का जिक्र इसलिए किया कि मात्र ये एक और सभ्यता नहीं थी जो 3 महाद्वीपों में फैली थी। इसके अलावा यूनानी सभ्यता की एक खासियत और, यूनानी सभ्यता वो सभ्यता है जिसने यूरोप की सभ्यता में या यूरोप के लोगों को बौद्धिक ज्ञान दिया, यूरोप की सभ्यता की बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो, ये जो यूरोपीय समाज में जो आज हम देखते हैं, इसकी शुरुआत, इसकी नींव यूनानी सभ्यता में रखी गई। रोमन सभ्यता का क्या योगदान है? रोमन सभ्यता दूसरी तरफ यूरोपीय सभ्यता में उसने राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री यूरोप की यदि हम बात करें तो रोमन सभ्यता को उसको काफ़ी श्रेय जाता है, जबकि बौद्धिक विकास की बात करें जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, इतिहास, कला, साहित्य आदि आते हैं, तो यूनानी सभ्यता का। दूसरे शब्दों में वर्तमान यूरोप जो है वह यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता का एक सम्मिश्रण है। हमारा ध्यान रोमन सभ्यता पर इसलिए है इस अध्याय में क्योंकि हम राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक पहलू का अध्ययन करेंगे। बौद्धिक विकास, ज्ञान विज्ञान, यूरोप में ज्ञान विज्ञान के विकास की चर्चा हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हमें अपना ध्यान
रोमन सभ्यता पर, और रोमन सभ्यता पर इसलिए करना है क्योंकि उसकी राजनीतिक पद्धति ने वर्तमान यूरोप को जन्म दिया। तो हम राजनीतिक इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नक्शे को देखते हुए हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि उस काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था और आज वे क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन हजारों वर्षों में समय के साथ साथ इन क्षेत्रों के नाम बदलते गए। नाम ही नहीं बदले, इन क्षेत्रों की जो सीमाएं भी बदलती चली गई। आप भारत को ही देखें, प्राचीन भारत की यदि बात करते हैं तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा भारत, संपूर्ण भारत, और उसके बाद कुछ हिस्सा श्रीलंका का, ये एक बहुत बड़ा भारत हुआ करता था। धीरे धीरे उसका नक्शा बदलते रहा। फिर बीच में ऐसा दौर आया जब भारत 600 छोटे छोटे राज्यों में बटा। उसमें फिर बीच में ऐसा भी दौर आया जब कुछ साम्राज्य बने। भारत में साम्राज्य की बात करें तो कौन कौन से साम्राज्य थे जो चर्चित हैं? हर्षवर्धन का साम्राज्य, नक्शे में देखिए, कन्नौज और उसके आसपास का शासन। अशोक का साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य स्वयं का जो भारत में था, और उसके बाद अकबर, औरंगजेब, सातवाहन, राष्ट्रकूटा आदि आदि, कृष्णदेव राय। ऐसे बहुत से, भारत के अंदर भी बहुत से परिवर्तन होते रहे इतिहास में, और यही परिवर्तन हम बड़े स्केल में यदि बात करें तो यूरोप में भी होते रहे इतिहास में समय के साथ साथ। तो हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हम हस्तिनापुर की बात करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि उस काल का हस्तिनापुर वर्तमान में किस जगह पर स्थित है और आज उसे क्या कहा जाता है। यदि हम हस्तिनापुर की बात करेंगे तो हमें जानना चाहिए कि वो हस्तिनापुर कहाँ स्थित था, कौन सी नदी के बाजू में स्थित था। उसी प्रकार यदि हम इन सभ्यताओं की बात करते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि वर्तमान में इन जगहों के क्या नाम हैं। मोटा मोटा आप देखिए नक्शे में, इटली, स्पेन, उसके बाद नीचे मिस्र, मोरक्को, और उसके बाद एशिया माइनर आदि आदि ये सब देश आते हैं। और विस्तार से इस पे जब हम भौगोलिक स्थिति पर बात करेंगे तो हम और विस्तार से इसके नक्शे पर जाएंगे, पर फिलहाल नक्शों के बारे में इतना ही। रोमन साम्राज्य में जहां बौद्धिक विकास का श्रेय यूनानी सभ्यता को जाता है, वैसे ही राजनीतिक विकास, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक भावनाएं, इनका श्रेय रोमन साम्राज्य को जाता है। जैसे राष्ट्र प्रेम, एकता, अनुशासन, सैन्य संगठन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संविधान, कानून, ये जो सब शब्द हैं, इनका परिचय यूरोपीय सभ्यता को, यूरोपीय समाज को रोमन साम्राज्य के समय कराया गया। और यूरोप मात्र बौद्धिक प्रगति के लिए ही नहीं जाना जाता। यूरोप आधुनिक राजनीति व्यवस्था का जनक भी रहा है। वहाँ से जो व्यवस्थाएं पनपी, जिसमें गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था आज वर्तमान में बहुत अहम है, उसकी शुरुआत वर्तमान आधुनिक काल में हम फ्रांस से देखते हैं। फ्रांस भी किसी समय रोमन सभ्यता के दायरे में था, उसके प्रभाव क्षेत्र में था। यदि यूनान ने बौद्धिक नेतृत्व किया दुनिया का, तो रोमन सभ्यता ने विश्व को सबसे बड़ा साम्राज्य दिया। मैं बारंबार उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि बीच में तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन
मेडिटेरेनियन सी को अपने अंदर समाते हुए उसके चारों तरफ एक सभ्यता बना लेना और उस पर नियंत्रण रखना, कठोर नियंत्रण रखना और एक रूप सभ्यता को जन्म देना, उसका विकास होना, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका श्रेय जिन लोगों को जाता है, जिन सम्राटों को जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रही बात एक और इस बिंदु पर, वो है कि यदि हम सभ्यता को समझते हैं, सभ्यता को समझने की कोशिश करें, तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य क्यों बनाए जाते हैं? क्यों राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करते चला जाता है? क्या मंशा से? क्या वह केवल यही मंशा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक बने, या कुछ और इसके पीछे कारण निहित होते हैं? कई कारण हो सकते हैं। किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण कि वहाँ की जनता को अपने में मिला के दास के रूप में लेना, उनका उपयोग करना, वहाँ की जो भौगोलिक संपदा है, भौगोलिक संसाधन है, उसका दोहन करने के लिए। साथ ही हो सकता है कि जहाँ पर अभी राजा हैं और उनका जो राज्य है, वहाँ की जनता की जनसंख्या इतनी बढ़ गई हो कि उन्हें नए क्षेत्रों की आवश्यकता हो जनता की बसाहट के लिए। साथ ही एक कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ की जनता से कर, टैक्स लेने से खुद की समृद्धि में वार्धक्य होगा, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र हम लेंगे, जिसमें जितनी ज़्यादा जनता रहती है, उतना ही ये होगा कि कर आएगा, टैक्स मिलेगा। तो दूसरे शब्दों में यूनान ने, हम एक बार फिर बोल रहे हैं, जहाँ यूनान ने बौद्धिक नेतृत्व दिया दुनिया को, तो रोमन सभ्यता ने सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और इसलिए हम इस अध्याय में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना से लेके उसके अंत तक की गाथा पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। जहाँ इस अध्याय का अध्ययन क्षेत्र रोमन सभ्यता है, मैं बार बार यूनानी सभ्यता का भी जिक्र करता हूँ, और इसका कारण आप समझ गए होंगे कि दोनों सभ्यताओं में क्या बातें निहित थी, कैसे एक सभ्यता ने दूसरी सभ्यता के लिए पूरक का कार्य किया और यूरोपीय सभ्यता को जन्म दिया, आधुनिक यूरोपीय सभ्यता को। इसलिए यूनानी सभ्यता का जिक्र बारंबार आता है। दूसरा, आपको याद रखना है कि यूनानी सभ्यता पहले आई, रोमन सभ्यता बाद में, और एक बौद्धिक प्रगति के लिए जानी जाती है, दूसरी राजनीतिक पहलू के लिए। डॉक्टर बारकर, BARKER, उन्होंने कहा है कि यदि यूनानी सभ्यता अपने अंतिम काल में मानव की एकता का आदर्श बनी, तो इस आदर्श को वास्तविक रूप रोमन सभ्यता ने दिया। मैं पुनः दोहरा दूं, यदि यूनानी सभ्यता मानवता की एकता का आदर्श बनी, तो अपने अंतिम चरणों में ये जो आदर्श बनने की जो कहानी है, ये यूनानी सभ्यता के अंतिम वर्षों की है। और फिर उसके बाद जब उसका पतन हुआ, तो उसी को आगे बढ़ाया और उस आदर्श को एक वास्तविक रूप देने का काम रोमन सभ्यता ने किया है। दूसरे शब्दों में, रोमन सभ्यता यूनानी सभ्यता से आगे बढ़ी और विकसित हुई। यूनानी विचारों को, यूनानी भावनाओं को, यूनानी संस्कृति को उसने अपनाया ही नहीं, बल्कि रोमन सभ्यता ने यूनान संस्कृति में के कुछ पहलुओं में कुछ परिवर्तन भी किया, और इस प्रकार एक ग्रीको रोमन संस्कृति को जन्म दिया, जो आज यूरोपीय सभ्यता का आधार बनी है। ग्रीको रोमन संस्कृति। तो रोमन सभ्यता यूनानी सभ्यता से कुछ विचार लेती है, कुछ भावनाएं लेती है, कुछ चीज़ें लेती है, अपने में समाहित करती है, आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने में
यदि उसे कुछ बाधाएं आती हैं, यदि कुछ परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है यूनानी विचारों में, यूनानी दर्शन में, तो उस परिवर्तन को लेते हुए रोमन सभ्यता और आगे जाती है और अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। यही ग्रीको रोमन सभ्यता कहलाई। ग्रीको रोमन सभ्यता वर्तमान यूरोपियन समाज का आधार है। यूनानी संस्कृति, जैसा मैंने बताया, यूनानी संस्कृति के पतन के बाद ही रोमन संस्कृति आई, किंतु रोमन सभ्यता की अवनति के बाद, उसके पतन के बाद कोई सभ्यता नहीं आई। फिर जो काल आया वह अंधकार का काल था। उसे हम कहते हैं मध्ययुगीन अंधकार। यानी यूनानी सभ्यता के पूर्व पूर्ण पतन से पूर्व ही नई सभ्यता आ गई। बीच में थोड़ा सा अंतर रहा, लेकिन उसके बाद रोमन सभ्यता। पर दुर्भाग्य से रोमन सभ्यता जो दुनिया की सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरी, जब उसका पतन हुआ, जब उसका विघटन हुआ, तो ऐसा हाल हुआ कि यूरोप जो है वो अंधकार के युग में चला गया। मध्ययुगीन काल जो यूरोप का है वह बड़ा ही अंधकार में इतिहास है। और ये अंधकार का काल काफ़ी वर्षों तक रहा, लगभग 600 से 700 वर्ष पूर्व। उसके बाद आता है यूरोप का आधुनिक युग, जिसे हम करीब 1400-1500 के आसपास देखना शुरू करते हैं। मैग्ना कार्टा, और उसके बाद फिर विभिन्न देशों के यात्रियों की अन्य देशों में यात्राएं, यहाँ से आधुनिक काल, जिसे रेनेसां, रिफॉर्मेशन, जो भी नाम दें, पुनर्जागरण का काल हम कहते हैं। तो पुनर्जागरण के काल के पूर्व और रोमन सभ्यता के पतन के बाद का जो लगभग 600-700 वर्ष का काल है वह मध्ययुगीन काल कहलाता है। एक तरीके से डार्क एज कहलाता है, अंधकार में युग कहलाता है। आधुनिक युग ने ही फिर उसके बाद यूरोप को वापस पुनर्जीवित किया उस रूप में जिसमें उसने ग्रीको रोमन सभ्यता को पुनः अपनाने की कोशिश की। और आज यूरोप की सभ्यता में ग्रीको रोमन काल की सभ्यता का काफ़ी पुट है। चलिए एक बार अब हम फिर थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करें कि रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी। मैंने ये बताया समुद्र के चारों तरफ, मेडिटरेनियन के। जो केंद्र था इसका वह था इटाली। इटाली को आप देखिए नक्शे में, उसका आकार कैसा है, एक लंबा, और उसके नीचे सिसिली है जिसे हम एड़ी बोलते हैं, द एक्लीज हील, इटली की एड़ी के रूप में उसे हम कहते हैं। और वो जो है सिसिली नीचे, क्योंकि ये भी हमारे इस अध्ययन में आएगा। तो इटली की राजधानी रोम। वर्तमान में रोम की खासियत ये है कि रोम इटली की राजधानी है और रोम का एक हिस्सा स्वयं में एक राष्ट्र है। रोम शहर का एक हिस्सा स्वयं में एक राष्ट्र भी है, जैसे वेटिकन सिटी रोम कहते हैं। इटली जो है बड़े स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, बहुत एक खास स्थिति में उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है दक्षिण यूरोप का मध्य प्रायद्वीप। यानी यूरोप के पश्चिम में नहीं आता, दक्षिण में आता है। और प्रायद्वीप के उत्तर में आल्प्स पर्वत की श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत जो हिमालय के बाद बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। पूरब में आप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सागर। दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो इटली इस प्रकार तीन ओर से एक प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। एड्रियाटिक सी, भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत और एक प्रायद्वीप है। इसी के मध्य में आप देख रहे होंगे एक एपिनाइन पर्वत श्रृंखला है। एपिनाइन पर्वत श्रृंखला काफ़ी विस्तृत है। रोम जो है वो टाइबर नदी पर बसा हुआ है। आपको याद रखना होगा कि
इतिहास में जितने भी बड़े शहर, नामी शहर हुए, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे। हर सभ्यता की शुरुआत नदी से हुई है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि नदी के आसपास बसाहट होती थी। उसके पानी के लिए, उसकी मिट्टी उपजाऊ होने के कारण, आवागमन का एक सरल साधन उपलब्ध हो जाने के कारण, जल मार्ग आदि आदि। मौसम बेहतर रहता है नदी के आसपास का, और भी कुछ कारण रहते हैं। तो इसलिए नदी सभ्यताएं ये सब कहलाती हैं। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास, गंगा की सभ्यता, और ऐसे ही हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा यूफ्रेटस और टाइग्रिस, दजाल और इसके अलावा फरात नदियों की सभ्यता का भी हमने पूर्व में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? टाइबर नदी। ये टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है, जहाँ लैटिन लोग रहते थे। लैटिन, यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? लैटिन। और लैटिन जो शब्द है वो लैटिमस से बना है, लैटिमस शब्द से बना है। उससे लैटिन शब्द का जन्म हुआ और फिर लैटिन भाषा भी बनी, उनकी एक अपनी भाषा बनी लैटिन। तो टाइबर नदी के किनारे रहने वालों को लैटिन कहा जाता था, और लैटिन भाषा थी, और रोम उसके बाजू में स्थित था। और टाइबर का जो दूसरा छोर आप देख रहे हैं, इस दूसरे छोर में एट्यूस्कन जाति के लोग रहते थे, जिसका जिक्र बाद में आएगा। इसलिए आपको बस ये नाम जानना है कि एट्यूस्कन प्रजाति, एट्यूस्कन जाति के लोग टाइबर नदी के दूसरे किनारे में थे। मैंने आपको एक एड़ी का जिक्र किया। देखिए, आप नीचे सिसिली द्वीप देख रहे हैं, जिसे हम इटली की एड़ी कहते हैं। पैर की जैसे एड़ी होती है निचला हिस्सा, ऐसे ही इसका आकार है कुछ, कि वो इटली के नीचे पैर का जो अंतिम हिस्सा होता है वैसा दिखाई देता है। और इस सिसिली के पूर्व में कौन बसे थे? सिसिली को देखिए, इसके पूरब में ग्रीक लोग बसे थे। रोम में कौन थे? लैटिन लोग। पूरब में कौन थे? सिसिली के ग्रीक लोग। यहीं से ग्रीको रोमन सभ्यता की बात आती है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। ग्रीको रोमन। यदि हम भूमध्य सागर को पार करें तो अफ्रीका आता है, और अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, वह रोमन सभ्यता का, रोमन साम्राज्य का हिस्सा होता था। पूरा बेल्ट, लगभग उत्तरी बेल्ट जो है पूरा, वो एक छोर से दूसरे छोर तक अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का एक पट्टी के आकार में, वह इसका हिस्सा था। और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध शहर था भूमध्य सागर के किनारे, कार्थेज। ये कार्थेज नगर रोमन सभ्यता के प्रसिद्ध नगरों में से एक था, जिसे 800 ईस्वी के पूर्व आसपास सेमेस्टिक जाति के फिनिशियन लोगों ने बसाया था। 800 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का यदि जिक्र होता है तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ईस्वी पूर्व यानी ईसा के पहले, ईसा के जन्म के पहले। ईसा का जन्म यदि हम किसी एक वर्ष में मानते हैं, जिस वर्ष में, तो समझ लीजिए 0 है, 0 वर्ष उसको यदि मान लेते हैं, या 1 मान लें, तो ईसा के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले नहीं, ईसा के जन्म के 800 वर्ष पूर्व एक शहर बसा था, कार्थेज। यानी रोमन सभ्यता के पहले ही इसकी बसाहट हो चुकी थी। और उसके बाद हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह लगभग ईसा के 300 ईस्वी पूर्व से हमारी शुरुआत होती है अध्ययन की, और उसके बाद ईसा के लगभग 600 वर्ष बाद तक। मैं पुनः बता दूं, यदि हम ईसा मसीह को केंद्र मानते हैं तो ईसा मसीह के 300 वर्ष पूर्व से हमारे इतिहास का अध्ययन प्रारंभ होता है, और उसके बाद लगभग 600 वर्ष तक का इतिहास हमारे इस दायरे में है। 900 वर्ष का इतिहास रोमन सभ्यता का, उसके उत्थान से लेकर उसके पतन तक का। तो कार्थेज 800 ईस्वी पूर्व में उसमें बसाहट शुरू हो गई थी। रोमन सभ्यता की भौगोलिक स्थिति को संक्षिप्त में जानने के बाद, और बल्कि एक तरीके से अब हम पूरी तरह समझ गए हैं कि रोमन सभ्यता कहाँ थी,
भौगोलिक दृष्टि से, और भारत से कितनी दूर थी ये भी थोड़ा हम देख लें कि भारत से इस सभ्यता की दूरी कितनी थी। यदि हम तत्कालीन भारत की बात करें, 300 ईस्वी पूर्व की जो हम बात करते हैं, तो 300 ईस्वी पूर्व में थोड़ा एक बड़ा रोचक अध्ययन हो सकता है कि 300 ईस्वी पूर्व में भारत में क्या हो रहा था, कौन सा काल था। गौतम बुद्ध, महावीर आके जा चुके थे। गौतम बुद्ध और महावीर, या महावीर और गौतम बुद्ध, यदि इस क्रम में बोलें, क्योंकि पहले भगवान महावीर आए, उसके बाद गौतम बुद्ध आए, और अशोक का काल लगभग इस समय चल रहा था। तो हम उस काल की बात कर रहे हैं जब भारत में अशोक का साम्राज्य था। उस समय वहाँ पर ये सभ्यता पनप रही थी जिसे रोमन सभ्यता कहते हैं, ग्रीको रोमन सभ्यता कहते हैं।